Let us start with our new lesson today, which is your lesson number 13, various initial registration and license. मैम ये चैप्टर बहुत बड़ा है पर बहुत इजी है. जस्ट अ सेकेंड. मैम ये लेसन बहुत बड़ा है पर बहुत इजी है. इस लेसन में आप बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस पढ़ेंगे. जैसे कि अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस करने की नीड होती है. फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस कर रहे हैं तो पेन रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ता है. बिजनेस कर रहे हो तो पेन तो लेना ही पड़ेगा. पेन 10 रजिस्ट्रेशन. अगर आप जीएसटी की लिमिट में क्रॉस कर रहे हो, थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहे हो, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करना होगा. अगर आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज हैं तो आपको ईएसआईसी और ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन भी करना होगा. अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको आईई कोड भी लेना होगा. अगर आप फूड में काम कर रहे हो, रेस्टोरेंट है, कोई पैकेट फूड बेच रहे हो, फूड में काम कर रहे हो, तो आपको एफएसएसआई में रजिस्ट्रेशन लेना होगा. और उसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे रजिस्ट्रेशन हैं. यहाँ तो सिर्फ 8 दिए हुए हैं. अगर आप पूरा चैप्टर स्क्रॉल करोगे तो ऑलमोस्ट 18 to 19 रजिस्ट्रेशन इस चैप्टर में दिए हुए हैं. 18 to 19 रजिस्ट्रेशन. तो ये चैप्टर बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है. तो आप इस चैप्टर को एक चैप्टर नहीं देख के, हम लोग इसको ना छोटे छोटे 20 रजिस्ट्रेशन कंसिडर करेंगे. हम लोग इसको एक चैप्टर नहीं 20 चैप्टर मानेंगे. ऐसा समझो, एक चैप्टर नहीं, हम लोग इसको क्या मानेंगे, 20 चैप्टर. तो अगर आप इसको एक एज अ बड़ा चैप्टर देखोगे ना तो आपको लगेगा हाय अल्लाह इतना बड़ा चैप्टर है, कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा. तो एक एक करके करेंगे, छोटा छोटे इस पूरे चैप्टर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. टोटल अप्रॉक्स आई विल टेल यू, टोटल 17 रजिस्ट्रेशंस हैं इस चैप्टर के अंदर. विल डिवाइड दिस चैप्टर इनटू 17 पार्ट्स. तो अगर आप एक एक पार्ट करके करोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा. तो नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट 17 चैप्टर. ठीक है, 17 चैप्टर्स करेंगे एक एक करके. इस चैप्टर को हमने 17 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक एक करके करेंगे. अब ध्यान से सुनना, ये जो लेसन है ये पूरा लेसन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. अब जैसे अपन पेन 10 रजिस्ट्रेशन करेंगे वो पूरा अलग है, एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन करेंगे वो पूरा अलग है, ईएसआईसी ईपीएफओ करेंगे वो पूरा अलग है. सो ऑल दिस 17 टॉपिक्स आर नॉट इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर. एक रजिस्ट्रेशन दूसरे रजिस्ट्रेशन से बिल्कुल अलग है. ये पूरा 2 सेपरेट चैप्टर की तरह है. ये पूरे 17 रजिस्ट्रेशन एकदम अलग अलग हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. तो पेन 10 रजिस्ट्रेशन हम लोग बाद में करेंगे. जीएसटी रजिस्ट्रेशन नॉर्मली मैं पढ़ाती नहीं हूँ क्योंकि पहले ना टैक्स जो था ना वो मॉड्यूल 1 में था, तो वो टैक्स के सब्जेक्ट में ऑलरेडी कवर हो जाता है. बट अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों का टैक्स मॉड्यूल 2 में शिफ्ट हो चुका है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा. देखते हैं. सबसे पहले आ जाओ पहले पेज में, पेज नंबर 336. पेज नंबर 336, लेसन नंबर 13, वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस. सबसे पहले आपको बोल रहा है कि बहुत सारी बिजनेस एंटिटीज हैं, उनको अलग अलग रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस करने होते हैं इंडिया में बिजनेस करने के लिए. ये तो हमें पता ही है कि अगर हमें इंडिया में बिजनेस करना है तो हमें बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी बना लिया या पार्टनरशिप बना लिया दैट्स इनफ. उसके अलावा हमें और भी दूसरे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन करने होते हैं. एंड बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स ना पहले और भी ज़्यादा थी, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा रिलैक्स किया रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेज, एंड बहुत ईजिली हो जाता है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कितने स्ट्रिक्ट लॉज हैं आपकी कंट्री में बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो और कितना ईजिली कोई बिजनेस सेटअप कर सकता है. सो इंडिया में वी आर प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि बिजनेस करना लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि लोग डरें कंपनी बनाने से, बिजनेस करने से. तो बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कि बिजनेस से रिलेटेड जो लॉज है ना, जो बिजनेस सेटअप करने से रिलेटेड, वो बहुत एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए, लिबरल होने चाहिए, ताकि लोगों को बिजनेस करना इजी हो जाए, सिर्फ वो कंप्लायंस में ही ना पड़े रहें. दैट इज. और आपको मैं एक बात बता दूं, टोटल जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसकी 190 कंट्रीज इसकी पार्ट है और इंडिया 63rd नंबर पे आती है. एज ऑन 2020 इंडिया 63rd नंबर पे आती है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ये जनरल नॉलेज के लिए है, एग्जाम के लिए आपको याद नहीं करना है. ये बात आपको ऑलरेडी पता है, इसमें पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है. कि सबसे पहले तो बेसिक आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वो तो आपको पता ही है
कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होगा। जैसे कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप बना रहे हो तो कोई भी रजिस्ट्रेशन की दरकार नहीं है, मीनिंग नीड नहीं है। पार्टनरशिप कर रहे हो तो ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप रजिस्टर कर सकते हो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, बट कंपलसरी नहीं है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो आपको कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करना होगा। एलएलपी बना रहे हो तो एलएलपी एक्ट के अंदर रजिस्टर करना होगा। ओपीसी बना रहे हो तो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करना होगा। मैम ये तो हमें पता है ऑलरेडी, मैम वी ऑलरेडी नो दिस, तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो हमें पता ही है ना। तो इस पूरे पेज को आप काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो, काम का है ही नहीं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दिस। सबसे पहले तो आपको बेसिक अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होता है। अब उसके अलावा बहुत सारे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशंस हैं जो आपको करने होते हैं, जैसे कि पैन 10, जीएसटी, एमएसएमई, ईएसआईसी, ईपीएफओ, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट। तो इसमें अपन एक एक करके करेंगे। पहला है पैन, दूसरा है 10, तीसरा है जीएसटी, जो बाद में करेंगे छोड़ दो। चौथे नंबर पे आ जाओ, चौथे नंबर पे आ जाओ, चौथे नंबर पे आ जाओ, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट। चौथे नंबर पे आ जाओ, फोर्थ नंबर पे आ जाओ। पहला है पेन, दूसरा है 10, तीसरा है जीएसटी। पेन, 10, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, ये तीनों बाद में करेंगे, छोड़ दो उसको एक बार। चौथे चौथे नंबर पे आ जाओ, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट, पेज नंबर 348। पेज नंबर 348, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इस चैप्टर में सारे रजिस्ट्रेशन एकदम एक दूसरे से अलग हैं, इनका आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी समझ लो अपन एक चैप्टर कर रहे हैं, एक टॉपिक कर रहे हैं, विच इज शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। एक सेकेंड, बोल रहा था, यस। एनी क्वेश्चन? companies that is नॉट एग्जैक्टली, नो इट्स नॉट, बिकॉज सिर्फ कंपनीज को अप्लाई होते हैं, बाकी बिजनेस को अप्लाई नहीं होते, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप को, पार्टनरशिप। मैंने वो स्पेसिफिक में लिखा। अच्छा, आप ही बोल रहे थे कि उस समय आप ही डाउट पूछ रहे थे? कशिश आप पूछ रहे थे, आपको कोई डाउट था? हाँ बोलो। हाँ। एक टाइम हाँ। हाँ। नहीं, शेयर होल्डर्स करते हैं, डायरेक्टर्स जो गाइड करते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग वो चूज करते हैं। यस, अल्टीमेटली मतलब डायरेक्टर्स ही प्रीलिमिनरी वो लोग ही डिसाइड करते हैं। डेट, टाइम, प्लेस, हाँ डायरेक्टर्स ही डिसाइड, करेक्ट, डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस संदीप, आप चेक कर सकते हो, आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ अपन नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ इज यहाँ पर नंबर 4 डाल लेना, ठीक है। पेन में डाल लेना नंबर 1, 10 में डाल लेना नंबर 2, जीएसटी में डाल लेना नंबर 3, 1 2 3 वाले रजिस्ट्रेशन बाद में करेंगे। इसमें डाल देना नंबर 4, नंबरिंग डाल देना, ऐसे नहीं पढ़ पाओगे इस चैप्टर को, नंबरिंग डालो, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके टॉपिक वाइज करेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक है आपका शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। Everyone to the board. Everyone to the board. शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन क्या होता है, क्यों होता है?
शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। देखो, नाम से समझ में आ रहा है, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट। फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी बिजनेस करो, कोई भी फॉर्म में करो, अगर आपकी कोई शॉप है या कोई बिल्डिंग है जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो और जहां पर आपने लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, जहां पे आपने एम्प्लॉयज या फिर वर्कर रखे हुए हैं, तो आपको उसको गवर्नमेंट के पास उस बिल्डिंग को, उस प्रीमाइस को आपको गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराना होता है अंडर दिस एक्ट विच इज शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट। फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, ये एक्ट का पर्पस क्या है, ये एक्ट क्यों आया है, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। ये इसीलिए आया है ताकि जितने भी बिजनेसेस में जो एम्प्लॉयज रखे गए हैं उनका डेटा गवर्नमेंट को मिल सके और उनको गवर्नमेंट रेगुलेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हमारा अकेडमी है, इशिका अग्रवाल क्लासेस। अब हमारी अकेडमी में लेट्स से 10 टीचर्स काम करते हैं, 10 टीचर्स हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं और उसके अलावा 2 स्टाफ है और 2 मेड्स हैं। लेट्स से 2 स्टाफ्स हैं, 2 मेड्स हैं। तो इतने लोग हमारे बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, हमारी अकेडमी है, हमारी बिल्डिंग है, और हमारी जो बिल्डिंग है इशिका अग्रवाल क्लासेस की, उसमें इतने 14 पीपल काम कर रहे हैं। 14 पीपल आर एम्प्लॉयज़। तो अब हमारी बिल्डिंग है, हमें अपनी बिल्डिंग को रजिस्टर कराना होगा अंडर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट को ये डेटा देंगे कि हमारे बिजनेस में कितने लोग काम कर रहे हैं, कि हमारे बिजनेस में अच्छा 14 एम्प्लॉयज़ हैं, तो हमें हमारे एम्प्लॉयज़ का डेटा देना होगा गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। फ्रॉम देयर ओनली गवर्नमेंट गेट्स द डेटा ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कि भारत देश में कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। और जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इस एक्ट के थ्रू ये चेक करेगी कि हम उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन दे रहे हैं कि नहीं, हम उनको प्रॉपर सैलरी दे रहे हैं कि नहीं टाइम पे, हम उनसे कहीं जाति तो नहीं करवा रहे हैं, चाइल्ड लेबर तो नहीं करवा रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स। So for this purpose there is this act which is known as shops and establishment registration। मैम ये किनको कराना होता है, जो भी किसी ना किसी बिल्डिंग में अपनी बिजनेस कर रहे होते हैं, किसी प्रीमाइस में, जिनकी कोई भी शॉप होती है, ऑफिस होता है, गोडाउन होता है, किसी भी तरह का, मतलब कोई भी बिल्डिंग है समझ लो, कोई भी प्लेस है समझ लो जहां अपन बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग है, कोई प्रीमाइस है, तो हमें उसको शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना होगा और अपने बिजनेस की और अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स देनी होगी। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ये देखता है कि हमारे बिजनेस में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। हैव वी क्लियर विद दिस एवरीवन? हाँ मैम, समझ में आ गया। अब एक मुद्दे की बात सुनो, देखो कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेंट्रल लेवल पे बनते हैं, कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टेट लेवल पे बनते हैं, और कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो सेंट्रल लेवल पे भी बनते हैं और स्टेट लेवल पे भी बनते हैं। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिस पे सेंटर भी लॉ बनाता है और स्टेट भी लॉ बनाता है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी एक ऐसा मैटर है जो सेंटर में भी कवर होता है, स्टेट पावर्स में भी कवर होता है, यानी स्टैम्प ड्यूटी का सेंट्रल लॉ भी है, स्टेट लॉ भी है। कुछ लॉ होते हैं जिसपे सिर्फ सेंट्रल लॉ बना सकते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट क्या हर स्टेट का अलग अलग है? छत्तीसगढ़ का अलग कंपनीज एक्ट, कर्नाटका का अलग कंपनीज एक्ट, यस, वेस्ट बंगाल का अलग कंपनीज एक्ट नहीं, पूरे भारत देश का कंपनीज एक्ट एक ही है, तो ये सिर्फ सेंटर के अंदर आ जाएगा। वैसे ही ये जो एक्ट है शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट, इस लॉ के लिए हर स्टेट ने अपना खुद का एक्ट बनाया हुआ है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का है छत्तीसगढ़ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली का दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, कर्नाटका शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। तो ये जो कंसेप्ट है शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट, इसको कौन एडमिनिस्टर करता है? स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है। तो आपको अपने स्टेट के, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस छत्तीसगढ़ में, मेरी बिल्डिंग है इशिका अग्रवाल क्लासेस की, और ये जो बिल्डिंग है ये छत्तीसगढ़ में है, तो मुझे छत्तीसगढ़ के शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना होगा। अब मैम जैसे कंपनीज एक्ट में अगर हमें कंपनी बनानी है तो हम आरओसी को डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, आरओसी कंपनीज एक्ट की अथॉरिटी है ना,
हम आरओसी के पास रजिस्टर कराते हैं। मैम वैसे ही अगर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर हमें अपनी शॉप को या अपनी बिल्डिंग को या अपनी प्रीमाइस को अगर रजिस्टर कराना है तो किसके पास रजिस्टर कराएंगे? तो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आपको एप्लीकेशन देना होता है किसको? चीफ इंस्पेक्टर को। तो देना होता है चीफ इंस्पेक्टर को। तो ये छोटा सा पॉइंट है, समझो कि अगर आपको अपनी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर कराना है तो कैसे कराओगे? ये 4th नंबर है ना, 4th नंबर। अगर आपको अपनी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, समझ जाना, अगर आपको अपनी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर कराना है तो कैसे कराओगे? मान के चलो ये मेरी एक शॉप है, लेट्स से रेस्टोरेंट है, फूड स्टॉल है, फ्रूट स्टॉल है। मैम फ्रूट स्टॉल वालों को भी रजिस्टर कराना होगा, बिल्कुल कराना होगा। किसी भी तरह का आपका प्रीमाइस है, बिल्डिंग है जहां आप बिजनेस कर रहे हो, आपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, आपको शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन तो कराना होगा। मैम छोटा सा डोसा स्टॉल है, उसको भी रजिस्टर कराना होगा? हाँ कराना होगा। मैम छोटी सी मेडिकल शॉप है, उसको भी रजिस्टर कराना होगा? हाँ। मैम हमारा गोडाउन है, मैम हमारा शोरूम है, मैम हमारा लेट्स से जनरल स्टोर है, सबको शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन कराना होगा? जी हाँ। नो मैटर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो कि प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हो कि कंपनी बना के बिजनेस कर रहे हो कि एलएलपी बना के बिजनेस कर रहे हो, डजंट मैटर, दैट थिंग डजंट मैटर हियर। आपकी बिल्डिंग है, माइस है, शॉप है ना, आपको रजिस्टर कराना होगा शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर। डजंट मैटर यू आर डूइंग बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप और कंपनी और एलएलपी और एनीथिंग, कौन सा फॉर्म है फर्क नहीं पड़ता। आपकी बिल्डिंग है ना, शॉप है ना, आपको रजिस्टर कराना होगा शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर। यस, आर वी क्लियर विद दिस? तो जो भी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट है उनको इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करना होगा। अब मैम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे रजिस्टर करेंगे? तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपके एरिया का जो चीफ इंस्पेक्टर है, चीफ इंस्पेक्टर, आपके एरिया का जो चीफ इंस्पेक्टर है उसको अप्लाई करना होता है। कई स्टेट में ये प्रोसेस ऑनलाइन है, कई स्टेट में ये प्रोसेस आज भी ऑफलाइन है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। वैसे तो सेंटर एक्ट बना हुआ है शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, बट हर स्टेट का अलग अलग एक्ट है। और अगर मान के चलो मुझे छत्तीसगढ़ की अपनी बिल्डिंग रजिस्टर करानी है तो मैं छत्तीसगढ़ वाले शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर कराऊंगी। आर वी क्लियर विद दिस? तो अब छत्तीसगढ़ का ये प्रोसेस हो सकता है ऑनलाइन है, हो सकता है ऑफलाइन है। आर यू अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। तो मान के चलो छत्तीसगढ़ का ऑफलाइन है, दिल्ली का ऑनलाइन है, दिल्ली का कंप्लीट ऑनलाइन है। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्रोसेस है। कई कई स्टेट ने ऑनलाइन में शिफ्ट कर लिया है, बट कुछ कुछ स्टेट में अभी भी ऑफलाइन वाला चल रहा है। तो चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आपको किसको अप्लाई करना है? आपको एप्लीकेशन देना है अपने एरिया के चीफ इंस्पेक्टर को। मैम कितने दिन के अंदर? शॉप खड़ी करने के 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर। हमने बिल्डिंग खड़ी कर ली, हमारा इनॉग्रेशन होने वाला है, हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हमने नया शोरूम बनाया है क्लोथ्स का, नया क्लोथिंग शोरूम बनाया है, तो नया बिजनेस, नया बिल्डिंग बनाया, नया शॉप बनाया। 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपने एरिया के चीफ इंस्पेक्टर को अप्लाई करके रजिस्टर कराना होगा। अच्छा मैम क्या क्या डिटेल्स देंगे एप्लीकेशन के साथ? एप्लीकेशन के साथ बिल्कुल कॉमन सेंस है, याद करने में बिल्कुल प्रेशर नहीं लगेगा, पूरा कॉमन सेंस है। क्या क्या डिटेल्स आप देंगे? सबसे पहले तो आपको पता है अपने बिजनेस की डिटेल्स देंगे और उसके साथ आप अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बताएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस एक्ट का मेन पर्पस है कि गवर्नमेंट को पता चले कौन से बिजनेस में, कौन से बिल्डिंग में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं और उनका डेटा गवर्नमेंट के पास रहे, सो दैट गवर्नमेंट कैन रेगुलेट इट। सो वी हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एक बात ध्यान से समझो, जो भी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट है उनको 30 डेज के अंदर चीफ इंस्पेक्टर को एप्लीकेशन देना होगा। उस एप्लीकेशन के साथ वो लोग कुछ अटैचमेंट्स देंगे। क्या क्या डिटेल्स देंगे? नेम ऑफ एम्प्लॉयर, नेम ऑफ मैनेजर, जो एम्प्लॉयर यानी जिसका बिजनेस है उसका नाम, मैनेजर का नाम, नेम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट यानी कि बिल्डिंग का नाम, बिजनेस का नाम। लेट्स से आई एम द एम्प्लॉयर, तो मेरा नाम इशिका अग्रवाल। मैनेजर का नाम, लेट्स से मेरा मैनेजर है रामू, तो रामू का नाम। नेम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, हमारे बिजनेस का क्या नाम है? इशिका अग्रवाल क्लासेस। एड्रेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पर है?
सूरतपुर छत्तीसगढ़। एड्रेस ऑफ स्टैब्लिशमेंट, कैटेगरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कौन से कैटेगरी में हम बिजनेस कर रहे हैं, टेक्सटाइल, स्टील, हमारा एजुकेशन है तो आपको कैटेगरी डालनी होगी। उसके साथ साथ आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डालना होगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यानी कि आपके बिजनेस में कितने लोग काम करते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो भी आपको डालना होगा, एंड सच अदर इन्फॉर्मेशन, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगेगी वो, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको देनी पड़ेंगी। तो हम पढ़ रहे हैं शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन? आपकी शॉप है, आपको 30 डेज के अंदर अप्लाई करना होगा चीफ इंस्पेक्टर को, अलॉन्ग विथ ऑल दिस अटैचमेंट। अब चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन को चेक करेगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन को चेक करेगा, सब सही है ना, वेरीफाई करके चेक करेगा, हाँ यही बिल्डिंग है ना आपकी, इतने ही लोग काम कर रहे हैं ना, पूरा वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। और फिर जब उसको सब सही लगेगा कि हाँ सही है, तो वो आपको रजिस्टर कर देगा, आपका नाम चढ़ा देगा रजिस्टर ऑफ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट में, और आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। दैट सर्टिफिकेट विल बी बेसिकली अ प्रूफ दैट या योर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन इज डन। तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और वो सर्टिफिकेट 5 साल के लिए वैलिड होगा। यानी कि ये रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए वैलिड नहीं होता है, ये वाला रजिस्ट्रेशन सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड होता है। हर 5 साल में आपको इसको रिन्यू कराना होता है। तो याद करो, कल अपन ने एमएसएमई पढ़ा था, परसों सॉरी, एमएसएमई का मैंने आपको बताया था उद्यम रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम होता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए होता है, अपन ने पढ़ा था एमएसएमई में। बट शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एक बार में 5 इयर्स के लिए होता है, 5 इयर्स के बाद आपको उसको रिन्यू कराना होता है। एक बात और, ये जो सर्टिफिकेट आपको मिला है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इस सर्टिफिकेट को आपको अपने बिल्डिंग में एकदम प्रोमिनेंट एरिया में डिस्प्ले करना होता है। तो बहुत सारे लोग इसको फ्रेमिंग करवा के ना अपने बिल्डिंग में लगा देते हैं सामने। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी शॉप में जाएंगे ना, तो ढूंढना कहाँ पर लगा हुआ है शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। नहीं तो पूछ लेना, भैया आपने शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन कराया है क्या, पूछ लेना, कराया ही होगा, नहीं कराया होगा ना तो जाके चीफ इंस्पेक्टर को कंप्लेन कर देना, ये जो शॉप है ना इसने शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जाके चीफ इंस्पेक्टर को कंप्लेन मार देना। ठीक है। What is penalty? सॉरी, What is penalty for intervention? पेनाल्टी क्या होती है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? Yes, ma'am. If they have not registered under Shops and Establishment Act and have they ऐसा कुछ पेनाल्टी यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, बट चीफ इंस्पेक्टर कैन टेक एक्शन इन दैट। सो एनी स्पेसिफिक पेनाल्टी इज नॉट प्रोवाइडेड हियर। सो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत ईजी प्रोसेस है। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आप कोई भी शॉप या एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिश करते हो तो आपको 30 डेज के अंदर चीफ इंस्पेक्टर को अप्लाई करना होगा विद ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। देन ही विल वेरीफाई एंड प्रोसेस द एप्लीकेशन, and if he satisfied then he will enter the name in the register of establishment, will issue a registration certificate which will be valid for 5 years. You have to display it prominently in your shop or establishment. आपकी जो भी बिल्डिंग होगी वहाँ पर आपको दीवारों पे चिपकाना होगा, वो सर्टिफिकेट शो करना होगा दैट या यू हैव रजिस्टर्ड। कुछ स्टेट का ऑनलाइन प्रोसेस है, कुछ स्टेट का अभी भी ऑफलाइन है। एंड जब आप बंद करते हो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट, जब आप बंद करते हो, मान के चलो हमारा बिजनेस नहीं चला, हम ये बिल्डिंग बंद कर रहे हैं, जब आप अपना शॉप बंद करते हो ना, तो भी आपको चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना होता है कि हम अपना शॉप बंद कर रहे हैं, परमानेंटली क्लोज कर रहे हैं 15 डेज के अंदर। सो जब आप क्लोज करते हैं ना अपना शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट, तो भी आपको चीफ इंस्पेक्टर को अप्लाई करना होता है 15 डेज के अंदर। डेफिनेशन ऑफ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट हम लोग बुक से करेंगे, तो एक बार आप लोग सभी को ही आ जाएंगे बुक में, पेज नंबर 384। और ये बहुत ईजी टॉपिक है, वैसे तो पूरा एक्ट है, लेकिन अब आपके बुक में इतना ही दिया हुआ है, तो पूरा एक्ट तो बहुत लंबा हो जाएगा, उतना नहीं पढ़ सकते हम लोग, राइट। तो बुक में जितना दिया हुआ उतना ही पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल 20 रजिस्ट्रेशन है आपके बुक में, तो सिर्फ वो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट दिया है कि ये वाला रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ये वाला रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, पूरा एक्ट नहीं पढ़ना है आपको। फॉर एग्जाम्पल FSSAI का बस रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है कि FSSAI का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, पूरा FSSAI एक्ट नहीं दिया है, नहीं तो वो पूरा अकेले खुद में ही एक चैप्टर बन जाएगा, राइट। तो इस टॉपिक से इस चैप्टर में हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट करना है सारे चैप्टर्स का। सो कम हियर, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट इज एप्लीकेबल, किसको किसको एप्लीकेबल होता है, सारी शॉप्स को, सारे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स को। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन है जो आपको कराना होता है, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। सो दिस पर्टिकुलर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस सेंटर्स, जितने भी शॉप्स होते हैं, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल बिजनेस सेंटर,
ऑफिस, वेयर हाउस, स्टोर, होटल, ईटरीज, कैफेज वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह जहाँ आप जाते हो खाना खाने, अम्यूजमेंट पार्क्स, थिएटर्स एक्सेट्रा। जितनी भी ये बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी प्रीमाइसेस हैं, सबको एप्लीकेबल होता है शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन मैम ये करते क्यों है, इसका पर्पस क्या है मैम, हमें क्यों करना होता है शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन? अभी मैंने बताया है, हमें ना अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स देनी होती है उसमें। तो मेन द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज सो दैट गवर्नमेंट कैन रेगुलेट द बिजनेसेस एंड द वर्किंग कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि बिजनेस जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को टाइमली पेमेंट कर रहा है कि नहीं, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन दे रहा है कि नहीं, उनको लीव्स दे रहा है कि नहीं, उनकी सैलरी दे रहा है कि नहीं, ऑल दिस थिंग्स। तो व्हाट इज द पर्पस मैम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन? तो यहाँ पर देखो, यहाँ दिया हुआ है इस एक्ट का पर्पस क्या है। व्हाट इज द पर्पस? द एक्ट इज डिजाइन टू रेगुलेट पेमेंट ऑफ वेजेस, आवर्स ऑफ वर्क, लीव, हॉलीडेज, टर्म्स ऑफ सर्विस एंड अदर वर्क, ताकि हम एम्प्लॉयज़ का पेमेंट ऑफ वेजेस, आवर्स ऑफ वर्क, लीव, हॉलीडे, अदर वर्क कंडीशंस, ये सारी चीज़ें रेगुलेट कर पाएँ जो भी पर्सन एम्प्लॉयड है उस शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट में, ताकि उस शॉप में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनका पेमेंट, लीव, वर्किंग कंडीशन, टर्म ऑफ सर्विस, ये सब रेगुलेट कर पाए। तो इसीलिए ये एक्ट अप्लाई होता है। एक्ट बताता है कि कैसा वर्किंग कंडीशन देना है, हमें कितनी देनी है, कितनी सैलरी देनी है, किस बेसिस पे देनी है और क्या नहीं करना है। सो बेसिकली दिस एक्ट रेगुलेट्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयज़। दिस एक्ट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो भी उस शॉप में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट किसको किसको रजिस्टर कराना है और कहाँ रजिस्टर कराना है? चीफ इंस्पेक्टर के पास कराना है और अंडर स्टेट एक्ट। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट इन इंडिया इज प्रोमलगेटेड बाय द स्टेट एंड मे स्लाइटली डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर स्टेट ने अलग अलग अपने लिए शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट बनाए हैं। तो हो सकता है छत्तीसगढ़ का शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट थोड़ा अलग है, कर्नाटका का शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट थोड़ा अलग है, दिल्ली का अलग है, बिहार का अलग है, हो सकता है हर स्टेट का अलग अलग हो। तो आप जिस स्टेट में अपना ऑफिस बना रहे हो उस स्टेट का एक्ट आपको पालन करना होगा। तो हो सकता है हर स्टेट का थोड़ा अलग अलग प्रोविजन है, दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट, ऑल शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट ऑपरेटिंग विद ईच स्टेट आर कवर्ड बाय रिस्पेक्टिव। बट जो चीज़ें कॉमन है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे शॉप्स कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन वो कॉमन है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो भी ऑलमोस्ट कॉमन है, तो वो अपन पढ़ रहे हैं कि कॉमनली क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है सारे स्टेट्स में and who have to register. So basically all the shops and commercial establishments have to register under shops and commercial establishment. ठीक है, अब उसके लिए आपको जानना होगा कि शॉप क्या होती है, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है। तो तीन डेफिनेशन आपको दिया हुआ है इस टॉपिक में। एक है आपकी शॉप की डेफिनेशन, दूसरी है आपकी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन और तीसरी है आपकी एस्टैब्लिशमेंट की। तीन डेफिनेशन आपको दी हुई। सबसे पहले शॉप, शॉप मतलब प्रीमाइस, प्रीमाइस मतलब बिल्डिंग होना चाहिए, प्रीमाइस मतलब बिल्डिंग, प्रीमाइस। तो शॉप, शॉप मतलब क्या होता है? शॉप की डेफिनेशन, शॉप मतलब ऐसी बिल्डिंग जहां से आप या तो गुड्स बेचते हो या तो सर्विस बेचते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा सैलॉन है, सैलॉन में हम लोगों के बाल काटते हैं, सैलॉन में हम क्या करते हैं, लोगों के बाल काटते हैं, ये क्या हुआ, सर्विस देना हुआ, सर्विस देना हुआ। तो एक प्रीमाइस है हमारी, सैलॉन है जहां हम लोगों के बाल काटते हैं, क्या ये शॉप में आ जाएगा? द आंसर इज यस, आ जाएगा। तो मैम क्या उस सैलॉन को भी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन करना होगा? द आंसर इज यस। मैम हमारी ग्रोसरी स्टोर है, हम बिस्किट बेचते हैं, बिस्किट ग्रोसरी बेचते हैं, टूथपेस्ट, उस ग्रोसरी स्टोर को भी रजिस्टर करना होगा? जी हाँ। कोई भी प्रीमाइस बिल्डिंग जहां पर या तो आप गुड्स बेचते हैं या तो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे रिटेल चाहे होलसेल फर्क नहीं पड़ता, चाहे रिटेल बेचे चाहे होलसेल बेचे, कोई भी बिल्डिंग प्रीमाइस जहां से आप गुड्स बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो वो शॉप के अंदर आ जाएगा। और अगर शॉप है तो आपको रजिस्टर करना होगा। अब जो आप बोल रहे हो टेम्पररी आप स्टॉल लगाते हो, तो वो प्रीमाइस थोड़ी आ जाएगी। प्रीमाइस मतलब बिल्डिंग, एनी बिल्डिंग वे यू आर सेलिंग ऑल दिस, ठीक है, तो वो आपको कराना होगा, उस बिल्डिंग को रजिस्टर कराना होगा बेसिकली आपको। सो इफ यू आर ओपनिंग अ टेम्पररी स्टॉल और समथिंग लाइक दैट, देन दैट विल नॉट कम अंडर प्रीमाइस। तो बेसिकली उस केस में आपको नहीं रजिस्टर कराना होगा। एंड उस केस में गवर्नमेंट ट्रैक भी कैसे करेगी, चीफ इंस्पेक्टर ट्रैक भी कैसे करेगा? एक दिन के लिए कोई थोड़ी, मतलब नॉर्मली जो दिस इज रिलेटिंग टू काइंड ऑफ अ परमानेंट, कि मेरा परमानेंट ये ऑफिस है या ये परमानेंट मेरा शॉप है, तो आपको रजिस्टर कराना होगा। सो बिल्डिंग जहाँ से आप गुड सेल करते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो। ऑल्सो ऑफिस में आपका शोरूम भी आ जाएगा, ऑल्सो इसमें शॉप में आपका ऑफिस भी आ जाएगा, स्टोर रूम भी आ जाएगा, शॉप के बाजू में स्टोर रूम है वो भी आ जाएगा, शॉप के बाजू में गोडाउन है वो भी आ जाएगा,
वेयर हाउस वही हो गया वर्क प्लेस। अगर आपके शॉप से रिलेटेड कोई ऑफिस है, स्टोर रूम है, गोडाउन है, वेयर हाउस है या वर्क प्लेस है, वो सब भी शॉप की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे, चाहे वो सेम बिल्डिंग में हो चाहे वो दूसरी बिल्डिंग में हो, फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से हमारा शॉप यहाँ है पर हमारा गोडाउन ना 10 घर छोड़ के है, गोडाउन थोड़ी सी दूर है, हमारा शॉप यहाँ है, गोडाउन थोड़ी सी दूर है, तो क्या वो गोडाउन भी शॉप में आ जाएगा? हाँ, वो भी आ जाएगा शॉप की डेफिनेशन, चाहे वो सेम प्रीमाइस में हो वो गोडाउन या दूसरी प्रीमाइस में हो, वेदर इट इज इन द सेम प्रीमाइस और अदरवाइज विच इज यूज्ड इन द कनेक्शन ऑफ ट्रेड। जिस गोडाउन को हम अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो वो भी शॉप की डेफिनेशन में आ जाएगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली हुई है कि शॉप डज नॉट इंक्लूड फैक्ट्री। मैम, इस एक्ट के अंदर फैक्ट्रीज नहीं आती हैं। फैक्ट्रीज जहाँ पर आप प्रोडक्शन करते हैं, जहाँ हैवी मशीनरीज होती हैं, फैक्ट्रीज जो है उसके लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है जिसका नाम है फैक्ट्रीज एक्ट, जो आप पार्ट बी में पढ़ेंगे, फैक्ट्रीज एक्ट। तो जो फैक्ट्रीज हैं उसके लिए अलग से एक एक्ट बना हुआ है विच इज फैक्ट्रीज एक्ट, और इसीलिए फैक्ट्रीज ना शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर कवर नहीं होती हैं और फैक्ट्रीज को शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है। आर वी क्लियर विद दिस? जो फैक्ट्रीज है ना उनके लिए अलग से एक एक्ट बना हुआ है विच इज फैक्ट्रीज एक्ट, और इसीलिए वो लोग शॉप इस एक्ट में कवर नहीं होते हैं। तो यहाँ क्लियरली आपको लिख करके बता दिया है कि शॉप डज नॉट इंक्लूड फैक्ट्री। यहाँ पर शॉप में फैक्ट्री नहीं आएगा, फैक्ट्री नहीं आएगा इस एक्ट के अंदर, और फैक्ट्री को यहाँ नहीं रजिस्टर कराना है क्योंकि फैक्ट्रीज के लिए अलग से एक एक्ट बनाया हुआ है फैक्ट्रीज एक्ट। स्पेशली फैक्ट्रीज में वर्किंग कंडीशन के लिए कि फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयज की कैसी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, उसके लिए अलग से एक एक्ट बना हुआ है फैक्ट्रीज एक्ट। सो दैट इज वाई factories are not included in the shops and establishment registration, and the crux is factories does not have to do shops and establishment registration. Okay, next शॉप की डेफिनेशन हो गई, उसके बाद कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन। कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में क्या क्या आ जाएगा? कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट मींस प्रीमाइस, प्रीमाइस मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग कोई भी बिल्डिंग जहां आप ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हो या कोई भी वर्क कर रहे हो। ट्रेड मतलब परचेस सेलिंग, बिजनेस कोई भी आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो। प्रोफेशन, मैं सीएस की प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा ऑफिस है, प्रोफेशन है मेरा सीएस। डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, डॉक्टर्स का कोई भी बिल्डिंग में एक डॉक्टर है वो इलाज कर रहा है पेशेंट्स का, वो भी आपका कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में आ जाएगा जहाँ पर हम अपना प्रोफेशन कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं। कोई भी बिल्डिंग जहाँ आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का प्रोफेशन कर रहे हैं, किसी भी तरह का वर्क कर रहे हैं, वो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट थोड़ा बड़ा है शॉप की डेफिनेशन से। कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में सारे प्रीमाइस आ जाएंगे विच इंक्लूड्स एनी प्लेस वेयर यू आर डूइंग ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन और एनी वर्क, एंड इट इंक्लूड्स, ये नीचे दी हुई सारी चीज़ें कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में इंक्लूड हो जाएंगी, जैसे कि सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रिंटिंग एस्टैब्लिशमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ऑडिटर एस्टैब्लिशमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स का बिल्डिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हम बड़ा सा आईएसी इशिका अग्रवाल क्लासेस इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो हमें भी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन लेना होगा। प्रीमाइसेस वेयर बिजनेसेस ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, शेयर्स, ब्रोकरेज इज डन, कोई भी बिल्डिंग जहां पर लोग बैंक का बिजनेस कर रहे हैं यानी कि बैंक की बिल्डिंग को भी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बैंक्स, इंश्योरेंस, शेयर्स, ब्रोकर कोई भी है, उनकी जो भी बिल्डिंग है वो सबको शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रेस्टोरेंट, आप जहाँ जाके खाना खाते हैं ना, रेस्टोरेंट, कैफेज, ईटिंग प्लेसेस, रेसिडेंशियल होटल्स, क्लब्स, थिएटर्स, पब्लिक अम्यूजमेंट, ये सारी चीज़ें, ये सारी बिल्डिंग्स, ये सारी प्लेसेस कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में आ जाएंगी और इनको शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नेक्स्ट इज, ये हो गया, हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन कि शॉप में क्या क्या आ जाएगा, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में क्या क्या आ जाएगा और एस्टैब्लिशमेंट में क्या क्या आ जाएगा। तो शॉप में तो सिंपली जहाँ से आप गुड्स बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो, सर्विस दे रहे हो, ये शॉप में आ जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट ब्रॉडर टर्म है, आप किसी भी तरह का बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन कुछ भी कर रहे हो बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग आपकी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में आ जाएगी। और कुछ चीज़ों को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, थिएटर्स, क्लब्स, होटल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया आपका कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट। नेक्स्ट इज योर एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन। एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन और ब्रॉड है, इसमें दोनों आ जाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट में शॉप भी आ जाता है और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट भी आ जाता है। तो द डेफिनेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज even bigger than the definition of
शॉप्स एंड कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट। तो स्टैब्लिशमेंट में देखो क्या दिया हुआ है, स्टैब्लिशमेंट में क्या क्या आ जाएगा, शॉप भी आ जाएगा, कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट भी आ जाएगा, होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेसेस, थिएटर्स एक्सेट्रा, ये सब आ जाएगा। सो बेसिकली अगर अपन शॉप और कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट दोनों को मिला देंगे तो वो बन जाएगा स्टैब्लिशमेंट। तो स्टैब्लिशमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म which covers shops also and which covers commercial establishment also. Establishment is a broader term which covers shops also and commercial establishments also. तो ये थी आपकी definition of shops and commercial establishment. This act is already in consistence with the labor law. This act is already inconsistent with labor laws अगर आप एक प्रकार से देखोगे तो संदीप, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पैरा है ना, इसको काट दो। क्यों मैम? क्योंकि रिपीटेड है। भरोसा है ना मेरे ऊपर? नहीं मत बोलना, ठीक है। तो ये वाला पैरा आप काट दो। क्यों 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 मैडम? क्योंकि ये रिपीटेड है। मैम क्यों रिपीटेड है? अभी दिखा देती हूँ आपको। नीचे आ जाओ, ये नीचे वाला जो पैरा दिया हुआ है ना, ये सेम है, रिपीटेड है, ठीक है। तो आपको शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट का लाइसेंस लेना है तो कैसे लोगे? ऑलरेडी मैं चार्ट से आपको ये प्रोसेस करा चुकी हूँ। ये पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, सेम यही चीज़ बुक में दी हुई है। ये पूरा प्रोसेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नोट्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, और यही सेम चीज़ बुक में दी हुई है। कशिश कह रही है वे ट्रस्ट यू मैम, थैंक यू सो मच योर ट्रस्ट, ठीक है। अब जल्दी से बुक में आ जाओ, पेज नंबर 349, पेज नंबर 349 पे आ जाओ, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप प्रोसेस क्या है। प्रोसेस क्या है? अगर मैं कोई शॉप चालू कर रही हूँ, आप मान के चलो डोसा स्टॉल खोल रहे हो, आकाश का एक डोसा स्टॉल खोल रहा है, तो अब वो कैसे अप्लाई करेगा, वो कैसे रजिस्टर करेगा अपना शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट? तो जो बिजनेस ओनर है, बिजनेस ओनर यानी मैं जो बिजनेस कर रहा है, उसको एक एप्लीकेशन देना होगा चीफ इंस्पेक्टर को 30 डेज के अंदर अंदर। जिस दिन हम शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट स्टैब्लिश करेंगे, उसके 30 डेज के अंदर अंदर हमें चीफ इंस्पेक्टर को एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। पहला, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, जो बिजनेस ओनर, नेम ऑफ मैनेजर, उस बिजनेस का जो मैनेजर है, नेम ऑफ स्टैब्लिशमेंट, बिजनेस का नाम, बिजनेस का नाम। फॉर एग्जाम्पल हम खोल रहे हैं साउथ इंडियन इडली कैंप, तो हमारे स्टैब्लिशमेंट का नाम हमें लिखना होगा, और उसके बाद आपको एड्रेस लिखना होगा, कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी लिखनी होगी, आपके स्टैब्लिशमेंट की। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो बताना ही पड़ेगा, ये तो सबसे मेन है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो बताना ही पड़ेगा कि हमारे शॉप में या हमारे स्टैब्लिशमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एंड सच अदर पर्टिकुलर्स। ये हो गया, सेम चीज अपन ने नोट्स में की थी, ठीक है। अब ये चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा? चेकिंग करेगा, सब सही होगा तो रजिस्टर कर देगा और आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा, खत्म, सीधी बात, नो बकवास। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ जाओगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। उसके बाद इंस्पेक्टर क्या करेगा? इंस्पेक्टर उसको वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद आप अगर सब सही होगा ना, तो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा, और वो सर्टिफिकेट 5 साल के लिए वैलिड होगा, और उसके बाद आपको बार बार उसको रिन्यू कराना होगा। यही वाली बात यहाँ लास्ट लाइन में भी लिखी हुई है कि आपका सर्टिफिकेट आपको 5 साल, हर 5 साल में उसको रिन्यू कराना होता है। एंड ये जो सर्टिफिकेट है, इट शुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड ऑन द एस्टैब्लिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल मेरी शॉप है, तो मैंने सर्टिफिकेट ले लिया, वो सर्टिफिकेट मुझे मेरे शॉप में ऐसी जगह पे लगाना होगा कि कोई भी आए जाए तो उसको दिखे। So we have to display that certificate prominently on our establishment. And lastly, आपको एक छोटी सी बात बोली है कि कई स्टेट्स का ये जो प्रोसेस है, ये स्टेट सब्जेक्ट है ना, ये कौन रेगुलेट करता है? आपकी स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं कराया, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है आपके स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के पास, अपनी स्टेट गवर्नमेंट के पास आपको रजिस्टर कराना होता है, और अपने स्टेट एक्ट के अकॉर्डिंग। कुछ स्टेट का ये ऑनलाइन हो चुका है प्रोसेस, कुछ स्टेट्स का ऑफलाइन है। तो मेनी स्टेट हैव 100% ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ डूइंग शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, हाउएवर सम स्टेट्स आर स्टिल फॉलोइंग द मैनुअल प्रोसेस। और आपको मैं बताऊं, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन करना बहुत ईजी है। जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट आप बना रहे हो ना, उससे भी ज़्यादा ईजी है शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन करना। आपको कुछ नहीं, अपने स्टेट की शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट की वेबसाइट में जानी होती है। वेबसाइट में जाओगे, फॉर्म मिल जाएगा आपको, वो फॉर्म भरो और सबमिट कर दो, फीस पे कर दो, खत्म हो गया रजिस्ट्रेशन। वेरी इजी, 5 मिनट में आप कर सकते हो। अगर ऑनलाइन है ना, अगर ऑनलाइन है ना आपके स्टेट का, 5 मिनट भी नहीं लगेगी आपको शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन करने में, 5 मिनट्स।
नॉट मोर देन दैट, इट्स वेरी इजी। हाँ, ऑफलाइन होगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी कि ऑफिस जाना पड़ेगा और ऑफलाइन सबमिट करो, बट अदरवाइज ऑनलाइन प्रोसेस इज वेरी इजी। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन करना 5 मिनट का काम है, सुपर इजी। तो दैट्स ऑल अबाउट शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट। इतना ही पढ़ना है कि क्या पढ़ना है आपको इसमें, शॉप क्या होती है, एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है, दैट्स इट। फिर उसके बाद आपको बस पढ़ना है प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैसे हम शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर करते हैं। वैसे तो पूरा एक बहुत बड़ा है, बट आपके सिलेबस में इतना ही है, बस यही 2 चीज आपको पढ़नी है कि डेफिनेशन क्या है और प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन का। एंड विद दिस वी आर डन विद शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। सी यू ऑल टुमारो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय। Bye, ma'am. बाय।